सोचो, एक आदमी जिसे पूरा रोम भगवान मानता था और वही आदमी 15 मार्च को अपने ही दोस्तों के हाथों खून में गिरा हुआ था। एक चेतावनी दी थी उसे, बिवेयर द आइरिस ऑफ मार्च। लेकिन अहंकार ने उसे अनसुना कर दिया। ये कहानी है सत्ता की, विश्वासघात की और शब्दों की ताकत की। जूलियस सीजर ये पूरा का पूरा प्ले, जो कि कम्युनिकेटिव इंग्लिश क्लास 10 का एक बेहद खूबसूरत सा प्ले है और बच्चों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम इसके सारे के सारे थीम्स, कैरेक्टर स्केच और पूरा का पूरा स्टोरी इतने डीपली समझेंगे कि आपको इस वीडियो के बाद कोई डाउट जो होगा ना वो इस चैप्टर में होगा ही नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहला मेन कैरेक्टर जो है, मेजर कैरेक्टर, जूलियस सीजर। जूलियस सीजर इज अ पावरफुल रोमन जनरल एंड स्टेट्समैन। बहुत ही पावरफुल शासक है ये, एंड बहुत ज्यादा बहादुर, कॉन्फिडेंट एंड ग्रेटली एडमायर्ड बाय द पीपल ऑफ रोम। रोम के लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा प्रशंसनीय, लोग इसकी पूजा समझ लो आप करते हैं। हाउएवर, हालांकि ही इज आल्सो प्राउड, बहुत ज्यादा घमंड है, ओवर कॉन्फिडेंट है। एंड सीजर इग्नोर्स वार्निंग, वार्निंग इग्नोर करता है। जो सूटसेयर का जो मैसेज होता है उसको, उस वार्निंग को वो इग्नोर करता है। ऐसे ही कैलपर्निया का जो ड्रीम होता है, कैलपर्निया उसकी वाइफ होती है, उसका जो ड्रीम है उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कैलिफोर्निया उसको कहती है कि नहीं करने, लेकिन फिर भी वो करता है। बिलीविंग हिमसेल्फ इनविंसिबल, और अपने आप को ऐसा मानता है कि कोई उसे हरा नहीं सकता। हिज ब्लाइंड ट्रस्ट इन ब्रूटस, ब्रूटस उसका बेस्ट फ्रेंड, हिज ब्लाइंड ट्रस्ट इन ब्रूटस प्रूव्स फैटल, बहुत ज्यादा घातक होता है उसके लिए। सीजर्स कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स द डेंजर ऑफ एक्सेसिव प्राइड की, बहुत अत्यधिक जब हम घमंड करने लग जाते हैं ना तो उसका परिणाम बहुत ज्यादा क्या होता है, ट्रेजिक होता है। और ट्रेजिक फॉल ऑफ ग्रेट लीडर, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु जो मौत जो है वो होती है। नेक्स्ट इज मार्कस ब्रूटस। मार्कस ब्रूटस इज एन ऑनरेबल एंड आइडियलिस्टिक रोमन। ये बहुत ही एक आइडियलिस्टिक रोमन है। रोमन जो है ना, रोम के जो लोग हैं वो इसे बहुत ज्यादा मानते हैं। ही इज सीजर्स क्लोज फ्रेंड, बहुत ज्यादा खास मित्र है। बट लव्स रोम मोर देन एन इंडिविजुअल, लेकिन इसका जो देश के प्रति प्यार है ना वो सबसे ज्यादा है किसी भी इंडिविजुअल लव से। ब्रूटस जॉइन्स द कॉन्स्पिरेसी, बाद में वो क्या करता है, साजिशें जो जो सीजर को मारने के पीछे जो होती हैं उसमें ज्वाइन कर लेता है, आउट ऑफ हेट्रेड। बट बिकॉज ऑफ, नॉट बिकॉज ऑफ हेट्रेड, क्योंकि मतलब उसे ना हेट्रेड, घृणा नहीं होती है जूलियस सीजर से, लेकिन बट आउट ऑफ फियर दैट सीजर में बिकम अ टायरेंट। लेकिन उसे लगता है कि सीजर जो है ना वो क्या बन जाएगा, टायरेंट बन जाएगा, तानाशाह बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए वो उसके मृत्यु के जो कॉन्स्पिरेसी होती है उसमें वो शामिल हो जाता है। He is morally upright but politically inexperienced. मोरली बहुत ज्यादा बढ़िया है, ये अच्छा है, लेकिन पॉलिटिकली इनएक्सपीरियंस्ड है। His decision to spare Antony, एंटनी को छोड़ने का जो डिसीजन होता है, and trust the crowd leads to disaster, और वही क्या होता है कि डिजास्टर बनता है इसके लिए। ब्रूटस इज द ट्रैजिक हीरो ऑफ द प्ले, ट्रैजिक हीरो है, इसकी भी मृत्यु हो जाती है, आत्महत्या कर लेता है। नाउ नेक्स्ट इज कैसियस। कैसियस जो है वो जो मेन लीडर है ना वो यही है, पूरा का पूरा जो साजिश है ना वो यही रचता है। कैसियस इज इंटेलिजेंट, मैनिपुलेटिव होता है, बहुत ज्यादा जेलस ऑफ सीजर्स पावर, सीजर की बढ़ती शक्ति को देखकर ये क्या होता है, बहुत ज्यादा जेलसी फील करता है। ही इज मेन प्लानर, मेन प्लानर ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, जो साजिश होती है उसका मेन प्लानर यही है। अनलाइक ब्रूटस, ब्रूटस की तरह नहीं है, कैसियस इज ड्रिवन बाय पर्सनल हेट्रेड। जैसे ब्रूटस पर्सनल हेट्रेड नहीं था, लेकिन इसका पर्सनल हेट्रेड था सीजर से। rather than ideals, he cleverly uses fake letters, fake letters का इस्तेमाल करता है ब्रूटस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, वो हम आगे स्टोरी में पढ़ेंगे। कैसियस represents ambition and political cunning, यानी ये दिखाता है कि जुनून जो है ना किसी भी चीज को पाने की, वो कुछ भी हमसे करवा सकता है। नेक्स्ट इज मार्क एंटनी। मार्क एंटनी बहुत ज्यादा लॉयल है सीजर के लिए और उसका दोस्त है, हाईली इंटेलिजेंट भी है। ही प्रिटेंड्स, वो प्रिटेंड करता है टू साइड विद द कॉन्स्पिरेटर्स बट लेटर डिस्ट्रॉयज देम थ्रू हिज पावरफुल फ्यूनरल स्पीच। उन्हें उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि वो कॉन्स्पिरेटर्स के साथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अंत में फ्यूनरल स्पीच में इतनी पावरफुल स्पीच देता है कि पूरा का पूरा जो कॉन्स्पिरेटर्स है ना उनको तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। ये अंडरस्टैंड, वो समझता है ह्यूमन इमोशंस को और क्राउड की साइकोलॉजी को समझता है। एंटनी सिंबलाइजेस द पावर ऑफ स्पीच एंड पॉलिटिकल विजडम। जो एंटनी है वो सिंबलाइज करता है पॉलिटिकल विजडम को और पावर ऑफ स्पीच को, कि शब्दों में कितनी ताकत होती है ना, ये दिखाता है मार्क एंटनी। नेक्स्ट इज कैलपर्निया। कैलपर्निया सीजर्स वाइफ, सीजर की वाइफ होती है। शी इज
क्वाइट केयरिंग, ये बहुत ज्यादा केयरिंग होती है, फियरफुल होती है फॉर हर हस्बैंड सेफ्टी, अपने हस्बैंड की सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा फियरफुल होती है। हर प्रोफेटिक ड्रीम, जो उसके सपने में क्या होता है, वार्निंग्स आती हैं, साइंस दिखते हैं उसको सीजर के डेथ के, लेकिन सीजर जो है वो उन्हें अनदेखा कर देता है, अनसुना कर देता है। शोइंग हर सेंसिटिविटी, ये शो करता है कि वो कितनी ज्यादा सेंसिटिव है, एंड इंट्यूशंस उसकी बहुत ज्यादा हाई है। शी रिप्रेजेंट्स फोरसाइट एंड इग्नोर्ड विजडम, ये रिप्रेजेंट करती है फोरसाइट यानी दूरदृष्टि, जो हम भविष्य में होने वाली जो घटनाएं है ना, हम उनको देख लेते हैं, भाप लेते हैं, एंड इग्नोर्ड विजडम, और जिसकी विजडम को क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, ये उसको सिंबलाइज करती है। हमारे आसपास भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आसपास जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी है, लेकिन उनके विजडम को क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। तो वही कैल्पर्निया रिप्रेजेंट करती है। डेसियस ब्रूटस, डेसियस ब्रूटस इज अ कनिंग, बहुत ज्यादा कनिंग है, मैनिपुलेटिव कॉन्स्पिरेटर है। जूलियस सीजर की मौत में ही क्लेवरली मिस इंटरप्रेट्स कैल्पर्नियाज ड्रीम, कैल्पर्निया का जो सपना होता है, ड्रीम जो होता है, वो उसे मिस इंटरप्रेट करके जूलियस सीजर को बहुत ज्यादा भटका देता है। एंड फ्लैटर्स सीजर्स प्राइड, सीजर को बहुत ज्यादा फ्लैटर करता है ताकि सीजर उसकी बातों में आ जाए, परसुएट करने के लिए, समझाने बुझाने के लिए, हिम टू गो टू सेनेटर हाउस जाने के लिए, वेयर ही इज असैसिनेटेड, जहां पर सीजर को क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। और भी काफी सारे कैरेक्टर्स हैं, बट इनके बिहाफ पर आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, जैसे कैस्का, ट्रिबोनियस, मेटलस सिम्बर, पब्लियस सिम्बर भी है, शीना, ये सब सारे इसमें कैरेक्टर्स हैं। तो चलिए अब इसके थीम्स को हम देखते हैं वन बाय वन। पावर एंड एम्बिशन, इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, पावर एंड एम्बिशन, द स्ट्रगल फॉर पावर ड्राइव्स द एंटायर प्ले, की शक्ति को ही पाने के पीछे जो पूरा का पूरा प्ले है ना, वो रचा गया है। सीजर्स राइज क्रिएट्स फियर, सीजर का आगमन जो है ना, वो डर क्रिएट करता है, दैट ही में बिकम अ टायरेंट, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये टायरेंट बन जाए, जिसकी वजह से कैसियस का एम्बिशन फ्यूल्स द कॉन्स्पिरेसी, और कैसियस का जो एम्बिशन है, एम्बिशन जुनून जो है ना, वो क्या करता है, पूरे के पूरे कॉन्स्पिरेसी को फ्यूल करता है। एम्बिशन इज शोन एज बोथ अ स्ट्रेंथ एंड अ कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन, यहाँ जो एम्बिशन है वो दोनों तरीकों से दिखाया गया है, एक स्ट्रेंथ को भी दिखा रहा है और डिस्ट्रक्शन को भी दिखा रहा है। नेक्स्ट इज बिट्रेयल, इस पर्टिकुलर प्ले में बिट्रेयल, विश्वासघात और दोस्ती दोनों दिखाया गया है। एक तरफ जहां ब्रूटस जो है विश्वासघात करता है सीजर के साथ, वहीं दूसरी तरफ मार्क एंटनी जो है वो अपनी पूरी दोस्ती जो शिद्दत से निभाता है। द मोस्ट पेनफुल बिट्रेयल इज ब्रूटस किलिंग सीजर, ब्रूटस जो उसका क्लोज फ्रेंड है, वो उसको क्या कर देता है, मार देता है। द प्ले शोज हाउ पर्सनल रिलेशनशिप, कैसे पर्सनल रिलेशनशिप जो है आर सेक्रीफाइस इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में उसको सेक्रीफाइस कर दिया जाता है। मेकिंग बिट्रेयल मोर ट्रेजिक व्हेन इट कम्स फ्रॉम लव्ड वन, यानी जब हमारा कोई चहेता हमसे प्यार करने वाला जब हमें धोखा देता है ना, तो हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। कुछ वैसा ही इस पर्टिकुलर स्टोरी में, प्ले में दिखाया गया है। नेक्स्ट इज ऑनर एंड मोरालिटी, ब्रूटस एक्ट्स आउट ऑफ सेंस ऑफ ऑनर एंड ड्यूटी टू रोम, जो ब्रूटस करता है ना, वो मतलब बहुत ज्यादा अपना कर्तव्य समझता है रोम के प्रति। वो हालांकि प्ले क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन करता है प्ले कि क्या मोरल इंटेंशंस जो है, अगर हमारा इरादा सही है, ठीक है, लेकिन क्या वो चीजें हमें किसी को मारने की हिम्मत देती है क्या, हमें मारने का अलाउ करता है क्या, एक्शंस लाइक मर्डर, मर्डर करने को जस्टिफाई करता है क्या। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भले ही कितने भी सही क्यों ना हो, ठीक क्यों ना हो, अच्छे क्यों ना हो, अच्छे अच्छे विचारों वाले क्यों ना हो, लेकिन मर्डर किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं होता। फेट एंड फ्री विल, नेक्स्ट इज वार्निंग ड्रीम्स ओमान सजेस्ट फेट कंट्रोल इवेंट्स, की फेट, भाग्य जो है ना, वो कहीं ना कहीं इवेंट्स को कंट्रोल करता है, लेकिन फिर भी कैरेक्टर्स मेक चॉइसेस, कैरेक्टर्स जो है वो अपनी अपनी चॉइसेस लेते हैं, जिसकी वजह से डिजास्टर को लीड करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल जो है, बेस्ट एग्जांपल सीजर, कि उसको कहीं ना कहीं बहुत बार जो वार्निंग्स हैं, साइंस जो है मिलते हैं, लेकिन उसको सबको वो इग्नोर करता है। वो वही करता है जो उसकी पसंद में आता है, उसका मन में आता है। सीजर्स डेथ सीम्स बोथ डेस्टिन्ड एंड सेल्फ कॉज्ड, इसका जो डेथ है ना सीजर का, वो कहीं ना कहीं डेस्टिन्ड भी है एंड सेल्फ कॉज्ड भी है। सेल्फ कॉज मतलब उसके कारण, उसके ही कर्मों की वजह से उसकी जो मौत होती है ना, वो होती है क्योंकि वो सुनता नहीं है, बहुत ज्यादा घमंड आ जाता है उसके अंदर। पावर ऑफ स्पीच एंड रेटोरिक, कि ब्रूटस यूजेस लॉजिक व्हाइल एंटनी यूजेस इमोशन, ब्रूटस जो है वो लॉजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन एंटनी इमोशंस का इस्तेमाल करता है। एंटनीज फ्यूनरल स्पीच, जो फ्यूनरल की जो स्पीच है उसकी, ये प्रूव करता है दैट वर्ड्स जो है ना, वो कभी भी किसी को भी क्या कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है और इतिहास को भी बदल सकता है इफेक्टिवली। देन वायलेंस, वायलेंस के बजाय
आप शब्दों का इस्तेमाल भी कर सकते हो हमारे इतिहास को चेंज करने के लिए। मॉब साइकोलॉजी, जो भीड़ होती है ना, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है? द रोमन क्राउड इज फिकल, बहुत ज्यादा चंचल सी है, एंड इजिली इन्फ्लुएंस्ड, सबसे पहले कभी किसी और रहती है, कभी किसी और रहती है, और फिर अंत में किसी और आ जाती है। तो यानी उसकी साइकोलॉजी को हम चेंज जो है ना वो अपने शब्दों से कर सकते हैं। दे सपोर्ट सीजर, सबसे पहले वो सीजर को सपोर्ट करते हैं, उसके बाद ब्रूटस को करते हैं, और फिर फाइनली एंटनी को सपोर्ट वो करते हैं। शोइंग द डेंजर ऑफ ब्लाइंड मास बिहेवियर, और ये दिखाता है कि एक मास बिहेवियर क्या है, और जब हम बिना सोचे समझे किसी भी चीज को ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं ना, तो उसका रिजल्ट जो है वो क्या होता है। नेक्स्ट इज लॉयल्टी एंड डिसेप्शन। लॉयल्टी दिखाया गया है एंटनी के थ्रू, और जो डिसेप्शन है, धोखा दिखाया गया है, वो डेसियस और कॉन्स्पिरेटर्स के थ्रू दिखाया गया है, फॉल्स लॉयल्टी। डिसेप्शन बिकम्स अ की पॉलिटिकल टूल। यहाँ पर क्या है, एक की पॉलिटिकल टूल है, धोखा दो तो ही आप राज कर पाओगे, ऐसा कुछ कहीं दिखाया गया है। नेक्स्ट इज प्राइड एंड ऑब्रेस, जो घमंड है, सीजर्स एक्सेसिव प्राइड, उसका जो घमंड है ना वो दिखाता है कि वो इग्नोर करता है वार्निंग्स को, लीडिंग टू हिज डाउनफॉल, जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है। प्राइड इज शोन एज अ फेटल वीकनेस, जो प्राइड है, हमारा घमंड है, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा घातक वीकनेस है हमारी, जो सीजर का होता है, और अंत में उसी की वजह से उसकी जो मृत्यु है वो होती है। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे कैरेक्टर स्केचेस एंड थीम्स। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पूरा का पूरा वीडियो एक्सप्लेनेशन, स्टोरी एक्सप्लेनेशन, जो पूरा का पूरा जो पर्सपेक्टिव है ना वो आपको चेंज कर देगा, और कोई भी डाउट जो है वो नहीं बचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जूलियस सीजर, एक ऐसा नाम जिससे रोम की दीवारें गूंजती थी, युद्ध के मैदानों को जीतकर वापस लौट जाता था वो। उसने पॉम्पे के पुत्रों को क्या कर दिया था, उनके बेटों को धूल चढ़ा दी थी, और तभी रोम की जो पूरी की पूरी पब्लिक थी, जनता थी, उसे किसी साधारण मनुष्य की तरह नहीं बल्कि एक देवता की तरह पूजती थी। गलियों में पूरा का पूरा फेस्टिवल सीजन था, उत्सव मनाया जा रहा था, लोग सबसे अच्छे कपड़े पहनकर अपने नायक, अपने लीडर का क्या कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे। लेकिन इसी भीड़ में कुछ ऐसी आंखें भी थी जो सीजर की इस बढ़ती शक्ति को नफरत और डर से देख रही थी। इनमें सबसे जो मेजर नाम था ना वो किसका था? कैसियस का था। एक बहुत ही चालाक, बहुत ज्यादा ईर्ष्या करने वाला, मतलब जेलसी फील करने वाला कॉन्स्पिरेटर कैसियस। भीड़ में एक ऐसा सूदसेयर था, जो सूदसेयर वो होते हैं जो भविष्यवाणी करते हैं, वो जोर से चिल्लाता है सीजर को देखकर, बिवेयर द आइडिस ऑफ मार्च। आइडिस एक वर्ड, एक टर्म जो रोमन में मिड को शो करता है। इसका मतलब मिड ऑफ मार्च, यानी 15 मार्च को उन्होंने दिखाया है कि भाई इससे ना सावधान रहना। ऐसा सीजर को वो सूदसेयर कहता है कि 15 मार्च से सावधान रहना। लेकिन ये जो चेतावनी है ना, सीजर के लिए एक संकेत है कि 15 मार्च को उसके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। सीजर पलटकर देखता है, लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लेता, सीरियसली नहीं लेता। वो उस व्यक्ति को सोचता है भाई ड्रीमर है, और बस छोड़ देता उसे, टाल देता उसकी बातें। कैसियस कहीं ना कहीं जानता था कि सीजर को अकेले रोकना ना पॉसिबल ही नहीं, असंभव है। उसे एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जिस पर रोम की जो पूरी पब्लिक थी, जनता थी, लोग थे, वो भरोसा करती थी। और वो चेहरा था किसका? मार्कस ब्रूटस का। ब्रूटस एक बहुत ही ज्यादा आदर्शवादी व्यक्ति था, जिसे अपनी नैतिकता और देश प्रेम पर गर्व था। वो देश के लिए उसके लिए सबसे पहले जो आता था ना, उसका देश आता था, फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन आता था। एक सीजर का बेहद अच्छा मित्र, दोस्त था। कैसियस को यह बात पता थी कि ब्रूटस को केवल तर्क से, फैक्ट से नहीं, बल्कि नैतिक दबाव से मनाया जा सकता है। इसलिए वो कुछ नकली जो लेटर्स है वो लिखवाता है, और जैसे मानो कि वो किसी रोमन ने लिखा हो, नागरिक ने लिखा हो। इन लेटर्स को लिखा जब वो देता है ब्रूटस को, तो ब्रूटस जब इसे पढ़ता है ना, तो बहुत ज्यादा उसे फील होता है कि सीजर ना बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया है, और ब्रूटस को आगे आकर रोम को बचाना चाहिए। ये लेटर ब्रूटस को ये विश्वास दिला देता है कि जनता जो है ना वो सीजर के खिलाफ है, और उसे उससे लीडरशिप की एक्सपेक्टेशन जो है ना वो कर रही है। ब्रूटस अपने देश के प्रति कर्तव्य जो है ना वो निभाना चाहता है, और ये उसके मन में कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट कर लेता है कि रोम के भविष्य के लिए सीजर जो है ना उसकी मौत बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। 15 मार्च का वो दिन आता है, वो काली रात, जिसे हिस्ट्री में आइडिस ऑफ द मार्च के नाम से जाना जाता है। और ये आपके क्वेश्चन में भी आ सकता है, आइडिस ऑफ मार्च, 15 मार्च। प्रकृति मानव की आने वाले विनाश की गवाही दे रही थी। आसमान से आग लपटे बरस रही थी, कब्रों के द्वार खुल रहे थे, और रोम की गलियों में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थी उस दिन।
सीजर की जो वाइफ है कैल्पर्निया एक बहुत ही डरावना सपना देखती है। उसने देखा कि सीजर की जो मूर्ति है संगमरमर की, उससे फुहारों खून की फुहार निकल रही है और मुस्कुराते हुए जो रोमन्स है ना वो अपने हाथ धो रहे हैं उसमें से, उस फुहारे में से। और कहीं ना कहीं जो डेड बॉडीज हैं वो क्या कर रहे हैं, सोल्जर्स जो है वो डेड बॉडी उनके ग्रेवयार्ड में से निकल रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। अब ये सब देखते हुए रोमन वासी जो है ना वो क्या कर रहे हैं, मतलब वहां पर खड़े हैं। अगली सुबह उसने जब सीजर को बताया ये सब और कहा कि आप सीनेट मत जाओ, सीनेट यानी काइंड ऑफ समझ लो पार्लियामेंट समझ लो, जहां पर सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। तो उसने कहा कि आप मत जाओ। लेकिन सीजर जो है वो अपनी वीरता, अपना काइंड ऑफ एरोगेंस जो है, प्राइड जो है वो दिखाता है। कहता है कि कायर लोग जो है ना वो अपनी मृत्यु से कई बार पहले डरते हैं और मरते हैं, लेकिन जो बहादुर होते हैं ना वो सिर्फ एक बार उनको मौत आती है, मौत का स्वाद चखते हैं। लेकिन पत्नी बार बार, वाइफ जो कैल्पर्निया जो है वो बार बार जो है वो क्या करती है, उनको बताती है, मनाती है, समझाती है, तो वो समझ जाते हैं और वो मना कर देते हैं जाने से। तभी एंट्री होती है किसकी, कॉन्स्पिरेटर डेसियस ब्रूटस की। अब डेसियस ब्रूटस को जानना होता है, वो लेने आता है किसको, सीजर को, कि आपको सीनेटर्स ने सीनेट हाउस जो है वो बुलाया है। तो जो जूलियस सीजर है वो मना कर देता है कि आज मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरी वाइफ को कुछ ऐसे डरावने सपने आए हैं जिसमें ठीक नहीं है, तो वो मना करे, तो इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा। लेकिन जो डेसियस ब्रूटस होता है वो खेल ही पलट देता है। वो कहता है कि जो ये सपना है वो सीजर की शक्ति और रोम की समृद्धि का प्रतीक है। और साथ साथ वो ये भी कहता है कि सीनेट आज सीजर को राजा बनाने वाले हैं। सीजर को अब ये डर लगता है कि अगर वो नहीं गया तो लोग उसे डरपोक समझेंगे। उसका जो प्राउड होता है, उसका जो प्राइड होता है ना वो जाग जाता है और वो कहता है कि चलो जाते हैं। वो सीनेट जाने का निर्णय ले लेता है। सीनेट के पास पहुंचते ही, यानी घर पहुंचते ही, द्वार पर पहुंचते ही जो कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं वो सीजर को पूरे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब उसी में एक जो याचक है वो मेटलस सिम्बर, सिम्बर अपने छोटे भाई पब्लियस सिम्बर के लिए क्या करता है, एक सामने से याचिका लेकर आता है कि भाई उसको ना क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। लेकिन सीजर सिर्फ और सिर्फ, ये तो काइंड ऑफ एक बहाना था, लेकिन सीजर जो था ना वो अपनी बात पर अडिग था। वो कहता है नहीं, कुछ भी हो जाए वो अटल है। एक बार जो उसने फैसला ले लिया ना तो वो कभी बदलेगा नहीं। तभी अचानक से कैस्का सबसे पहले जो है ना वो वार वही करती है। इसके बाद एक एक करके सभी कॉन्स्पिरेटर्स जो है ना वो उसको चाकू मारते हैं और उसको मार देते हैं। सीजर वहां पर लड़ता रहता है, लेकिन जब उसने अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड ब्रूटस को देखा ना कि हाथ में खंजर लिए, तब उसके मुंह से एक शब्द निकलता है, एट टू ब्रूट, तुम भी ब्रूटस। और वो महान सेनापति जो है ना वो क्या हो जाता है, गिर जाता है। अब सीजर की हत्या के बाद पूरे रोम में हाहाकार मच जाता है। मार्क एंटनी जो सीजर का बहुत ज्यादा दोस्त था, परम मित्र था समझ लो, इस चीज को देख कर ना भीतर तक क्या हो गया था, दहल गया था। लेकिन वो जानता था कि कहीं ना कहीं सीधे अगर मैं इनको विरोध करूंगा ना तो ये आत्महत्या के समान होगा, ये लोग मुझे भी मार डालेंगे। तो उसने सबसे बड़ी चतुराई से ब्रूटस और उसके साथियों से मित्रता की, और मित्रता की नाटक की, यानी दोस्ती का नाटक किया, और उनसे अनुमति मांगा कि वो सीजर के अंतिम संस्कार में जनता को संबोधित कर सके, यानी जनता को, जो लोग हैं वहां को, वहां पे रोम में रोमन्स को उनके बारे में बताया, यानी उसको चांस दिया जाए। अब कहीं ना कहीं लेकिन ब्रूटस जो है ना वो दिखाता है कि भाई देखो, आपको दिया जाएगा मौका, लेकिन आप वही बोलोगे जो आपसे कहा जाएगा, आप कुछ भी अपने मन से नहीं बोलोगे। और सबसे पहले ब्रूटस ही वहां पर बोलेगा। अब एक फोरम में जहां पर पूरा का पूरा सार्वजनिक मंच है, ब्रूटस सबसे पहले बोलने आया। उसने कहा कि अपने अपना जो विजडम है ना उसका इस्तेमाल किया। उसने कहा जनता से कि उसे सीजर को इसलिए मारा क्योंकि वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो चुका था, पूरे रोम को गुलाम बनाना चाहता था। भीड़ जो हमेशा से ही शक्तिशाली होती है ब्रूटस की बातों में आ गई और चिल्लाने लगी कि ब्रूटस ही नया सीजर बनना चाहिए अब। लेकिन तभी वहां मार्क एंटनी सीजर का शव, जो बॉडी है ना, वो लेकर आता है। अब एंटनी कहता है, एंटनी को दिया जाता है चांस बोलने का। एंटनी बोलता है कि उसने ब्रूटस को सबसे पहले कहा एक ऑनरेबल मैन, कि ब्रूटस जो है वो बहुत ही ज्यादा ऑनरेबल मैन है। लेकिन हर सेंटेंस के साथ वो एक तंज कस रहा था। उसने पूरे पब्लिक को याद दिलाया कि कैसे सीजर ने जो वॉर हुआ, युद्ध के जो धन से सरकारी खजाना भरा था,
और कैसे उसने गरीबों के दुख पर आंसू बहाए, और कैसे उसने लूपरकल के उत्सव में 3 बार मुकुट को ठुकराया था। यानी मैंने खुद उसे क्राउन देने की कोशिश की थी 3 बार, लेकिन उसने क्या किया, पूरा का पूरा मना कर दिया, डिनाई कर दिया। उसने पूछा क्या ये एम्बिशन है, क्या वो इतना ज्यादा एम्बिशियस था, क्या यही जो ब्रूटस है वो इसे ही एम्बिशियस कह रहा है। आप पब्लिक के मन में कहीं ना कहीं संदेह पैदा होने लगा। फिर एंटनी ने अपना मास्टर कार्ड खेला और उसे जो सीजर का जो विल है ना वो पढ़कर सुनाया। तो उसने बताया है कि सीजर ने अपनी वसीयत में ये घोषणा की थी कि वो प्रत्येक रोमन को ना, नागरिक यानी जो रोमन नागरिक है उसको 75 ड्रैकमा देगा, और अपनी निजी जो गार्डन है ना, प्राइवेट गार्डन है, उसमें उनको खेलने देगा या मनोरंजन के लिए एक स्पेस देगा और उनके यूज के लिए छोड़ देगा। इससे ये पूरा क्लियर हो गया था कि जो सीजर है वो सत्ता के लोभ में नहीं था, उसको पावर नहीं चाहिए थी, बल्कि वो लोगों के कल्याण के लिए सोचता था, लोगों के वेलफेयर के लिए सोचता था। ब्रूटस ने सीजर को क्या कहा, एम्बिशियस कहा काफी ज्यादा, लेकिन ये यहाँ उसकी बात जो है ना वो झूठी साबित हो गई। और अगर यदि सीजर जो है वो सच में तानाशाह होता है या लोगों पर रूल करना चाहता ना, तो वो कभी भी अपनी जो एसेट्स हैं, अपना जो वेल्थ है, वो लोगों के नाम नहीं करता। अब एंटनी एक बार फिर से क्या करता है, सीजर का जो डेड बॉडी होती है उससे चादर हटाता है और उसके घावों को दिखाते हुए कहता है कि यहीं पर ब्रूटस ने इसको क्या किया था, वार किया था, और जो कि बहुत ज्यादा क्या है, क्रूअल था। अब जो लोग हैं, लोगों की आंखों में आंसू और दिल में क्रोध भर गया। वो भीड़ जो कुछ समय पहले ब्रूटस की जय जयकार कर रही थी ना, अब प्रतिशोध, वो मतलब आग लगा दो, मार दो, इन लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है, हत्यारों को मार डालो, ऐसी ऐसी आवाजें जो है भीड़ से आने लग जाती है। नारों के साथ पागल हो गई थी। ब्रूटस और कैसियस वहां से क्या होता है, जान बचाने के लिए रोम से भागने की कोशिश करते हैं। एंटनी के इस पर्टिकुलर भाषण के बाद रोम में पूरे के पूरे क्या हो जाते हैं, राइट्स फैल जाते हैं, दंगे हो जाते हैं, लोग निर्दोषों को भी मार डालते हैं। ब्रूटस और कैसियस वहां से उनको भागना पड़ता है। अब युद्ध के दौरान कैशियस जो है उसको गलत इंफॉर्मेशन के कारण ना, वो समझता है कि उसकी जो पूरी की पूरी आर्मी है वो हार चुकी है, इसलिए वो डिसअपॉइंटेड होकर क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। ब्रूटस भी कुछ ऐसा ही कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पछतावा होता है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ, सीजर की हत्या से रोम को शांति नहीं मिली, बल्कि और ज्यादा लड़ाई जो है वो फैल गई। एंटनी ब्रूटस के लिए बोलता है कि वो सबसे महान रोमन था, क्योंकि उसने जो किया ना वो रोम के प्रेम में किया, उसको उसके मन में कोई स्वार्थ नहीं था, बस इतना जानता था कि अगर सीजर से रोमन्स को क्या होगा, नुकसान पहुंचेगा, तो कहीं ना कहीं वो वहां पर खड़ा रहेगा और रोमन्स को बचाएगा। जूलियस सीजर गिर चुका था, लेकिन उसकी हार उसकी नहीं थी, हार थी ब्रूटस के आदर्शों की, हार थी तर्क की, और जो भावनाओं से जो मतलब हार गया, उसकी हार थी। और हार थी उस भीड़ की जो हर भाषण पर अपना पक्ष बदल देती थी। ये स्टोरी, ये प्ले हमें सिखाती है कि सबसे खतरनाक हथियार तलवार नहीं, शब्द होते हैं, और सबसे बड़ा दुश्मन बाहर का नहीं, अंदर से किया गया विश्वासघात होता है। आज भी दुनिया बदल गई है, लेकिन राजनीति, भीड़ और जो सत्ता है ना, उसकी मानसिकता आज भी वही है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने उन हर सभी दोस्तों के साथ जिसको इस चैप्टर में बहुत ज्यादा डाउट्स हैं, दिक्कत होता है। तो इस वीडियो एक्सप्लेनेशन के बाद आई हो कि कोई भी डाउट जो है वो ना हो। और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि ब्रूटस जो था वो सही था या गलत, आपको क्या लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।